हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। होप यू ऑल आर गुड, डूइंग योर बेस्ट एंड एंजॉइंग योर एवरी मोमेंट। सो फ्रेंड्स, अब पता चलता है कि एजुकेशन इज़ वाई इम्पॉर्टेंट। मैं अपनी कहानी बताऊं एजुकेशन के बारे में तो थोड़ी सी स्ट्रगल है मेरी लाइफ में एजुकेशन को लेके। अदरवाइज़ नथिंग। हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कभी ऐसे दिन नहीं दिखाए और आगे भी ना दिखाए कि फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम आई हो। लेकिन एजुकेशन को लेकर मेरे फादर का परसेप्शन ये था कि पढ़ाई करके और बच्चों को पढ़ा के मिलेगा ही क्या। तो उन्हें पढ़ाई, बच्चों को पढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई पढ़ाना नहीं था। और ख़ास कर सच बताऊं, लड़कियों को। मैं अपने घर में बड़ी हूँ और मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है, अभी भी है। मैं अभी भी पढ़ती हूँ और आगे भी पढ़ूँगी। ऐसा नहीं है, एज कोई मैटर नहीं करता, आपका शौक़ मैटर करता है। आपको किस चीज़ में रुचि है, किस चीज़ में क्या शौक़ है। तो मुझे पढ़ने का शौक़ था और मेरे अब्बू को मुझे पढ़ाने का बिल्कुल शौक़ नहीं था। बिल्कुल शौक़ क्या, उनको नाम से ही नफ़रत थी, ऐसी बात है। तो इवन कॉलेज मेरा डिग्री चालू हो गया था, फिर भी मुझे बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि पढ़ाई करना ज़रूरी नहीं है, लाइफ तो ऐसे ही कट जाती है। लड़कियों की लाइफ होती ही क्या है, लड़कियों को क्या ज़रूरत है एजुकेशन लेके। मैं फ्रेंड्स इसके लिए आप लोगों को बता रही हूँ कि ना आपको कुछ सीख मिले, और ज़रूर सुनिएगा ये वीडियो, सीख मिलेगी। और ऐसा होता है, अभी भी होता है। तो और इसकी एक स्टोरी भी मैं बताऊंगी आप लोगों को, रिसेंटली अभी हैपेंड हुई है, बहुत बुरा लगा सुनकर। बताऊंगी मैं आप लोगों को आगे। नाम नहीं लूँगी बिकॉज़ मैंने उनसे इजाज़त नहीं ली है कि मैं आपके ऊपर ये वीडियो बनाऊं। मैं बस स्टोरी बताऊंगी, उनके ऊपर हुई है, लेकिन मैं उनका नाम मेंशन नहीं करूँगी। इंशाल्लाह हो सकेगा तो मैं उनका इंटरव्यू आप लोगों को बताऊँगी। तो जैसे कि मैं बता रही थी, मेरे अब्बू को, हम लोगों को पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, खासकर मुझे, बिकॉज़ मैं ही सबसे आगे पढ़ रही थी। बाकी जो मेरे भाई बहन थे वो पीछे आ रहे थे मेरे पढ़ते पढ़ते। तो लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। मैं सोचती थी मैं अगर अनपढ़ रह गई तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, दुनिया मुझे कुछ भी बोलेगी और कैसे भी बेवकूफ़ बना सकती है, कुछ भी मुझे बोल सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अनपढ़ लोग बेवकूफ़ होते हैं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं। लेकिन एक पढ़े लिखों का नॉलेज और एक अनएजुकेटेड अनस्किल का नॉलेज में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो मुझे बहुत मतलब एनकरेजमेंट थी अंदर से कि नहीं, मुझे पढ़ना ही है, किसी भी फील्ड में जाऊँ, लेकिन मैं कुछ स्टेबल बनूँगी और इंडिपेंडेंट बनूँगी। और आगे चल के मुझे किसी के भरोसे नहीं रहना है किसी भी चीज़ के लिए, ना ही फाइनेंशियली, ना ही आई हैव टू बी इंडिपेंडेंट। एंड तो ये बात मेरे फादर को समझ नहीं आती थी, क्योंकि शायद उनका बैकग्राउंड नहीं था। हालांकि मेरे फादर के जो नाना थे वो मास्टर थे, ऐसा बोलते हैं। वो पढ़ाया करते थे, गवर्नमेंट जॉब थी उनकी, और वो एजुकेटेड थे उस टाइम पर। लेकिन मेरे फादर ने उनसे कोई सीख नहीं ली, उन्होंने कभी कोई एजुकेशन में कोई रुचि नहीं दिखाई। एजुकेशन में मुझे पढ़ाई करने का बहुत शौक़ है। तो इसी तरह ना मैं उसके लिए मार भी बहुत खाई हूँ मेरे अब्बू से। मुझे मारा करते थे, डांटा करते थे, ताने दिया करते थे कि पढ़ लिख कर बिगड़ जाती हैं लड़कियाँ, और पढ़ाई में रखा ही क्या है। और मेरी वजह से मेरी मम्मी को डांट पड़ा करती थी कि इसको पढ़ा कर करना ही क्या है, लड़कियां पढ़ती हैं, कॉलेज जाती हैं और बिगड़ जाती हैं, इसकी शादी। मेरे रिश्ते आया करते थे, पहले 10th स्टैंडर्ड में थी जब से ही रिश्ते आने लगे थे। तो मैं रोया करती थी कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है। मैं किसी के ऊपर भरोसा कैसे कर लूँ जब मैं खुद इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। अब पता नहीं वो सामने वाला बंदा कैसा है, उसकी सोच कैसी है, और वो मुझे किस हाल में रखेगा। तो वो मुझे जैसा बोलेगा मुझे वैसा रहना पड़ेगा। इन केस कभी कुछ ऐसा होता है कि वो बंदा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वो मुझे मेरी माँ के घर पे छोड़ देगा और मेरी लाइफ वहीं गुजरेगी, और वो खुद कमाने निकल जाएगा बाहर, अपनी लाइफ जी रहा है और मैं मेरी माँ के इधर सड़ रही हूँ। मेरे दिमाग में बहुत सारे ना ख्याल आते थे, क्योंकि मैंने सब देखा हुआ था अपनी लाइफ में। तो मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती थी और मुझे मेरी लाइफ मेरे हिसाब से जीनी थी।
अल्लाह के भरोसे, किसी के इंसान के भरोसे नहीं कि मैं शादी कर ली हूँ, ना मुझे पढ़ाई आती है, ना मैं कुछ स्किल है मेरे अंदर, ना मैं कुछ कमा सकती हूँ, ना मैं किसी के सामने कॉन्फिडेंटली खड़ी हो सकती हूँ, ना मैं किसी के साथ डिबेट कर सकती हूँ, ना मैं कुछ नॉलेज है मेरे पास कि मैं किसी को कुछ बोल सकती हूँ। तो ये सब सोच सोच के ना बहुत रोना आया करता था मुझे, क्योंकि मेरे फादर कभी सपोर्ट नहीं करते थे एजुकेशन के लिए। और तो मुझे ऐसा लगा करता था यार, इन केस मेरी शादी हो जाती है तो मैं क्या करूँगी। शादी हो गई, लो बच्चे हो गए, फैमिली संभालो, लाइफ निकल रही है मार पीट के और ताने दे के। हस्बैंड छोड़ कर चला गया माँ के इधर, माँ बाप भी ताने दे रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। अब जीवन मिला है तो उसको काटना ही पड़ेगा कैसे ना कैसे करके। तो मैं कुछ भी छोटा मोटा काम कर रही हूँ और फिर बच्चे पाल रही हूँ। मेरे दिमाग में ना बहुत सारे ऐसे थॉट आया करते थे कि मैं किसी के टुकड़ों पे पल रही हूँ या माँ बाप के घर में पल रही हूँ। माँ बाप के घर में मेरे बच्चे पल रहे हैं और मेरा शौहर नहीं है मेरे साथ, मेरा शौहर कमाने के लिए बाहर गया है, या मेरा आदमी ऐसा कुछ हो जाएगा कि वो मुझसे दूर और वो इतने एबल नहीं है कि घर लेकर मुझे रख सकता है, एक अच्छी फुलेस्ट लाइफ जी दे सकता है। मैं ऐसा सोचा करती थी कि मुझे किसी के भरोसे नहीं रहना है किसी भी चीज़ से। तो मुझे बहुत रोना आया करता था कि अगर मैं पढ़ाई नहीं करूँगी तो हो सकता है ये दिन मुझे देखना पड़े। मैं चाहती नहीं हूँ किसी भी लड़की को ये दिन देखना पड़े कि शादी के बाद वो अपनी माँ के घर पर आकर रहे, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़िल्लत भरी ज़िंदगी होती है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो बात समझ में आता है, लेकिन शादी के बाद अपना घर ही अपना घर होता है। हाँ, वहाँ तुम चटनी रोटी भी खा लो तो वो सुकून की, लेकिन माँ बाप के घर पे आके तुम बिरयानी भी खाओगे तो वो उतनी इज्जत नहीं है। तो मैंने स्टडी के लिए बहुत स्ट्रगल किया। मतलब मैं अपने आप से ही लड़ती थी कि नहीं, फादर मना करते हैं, मम्मी ने कभी मना नहीं किया, लेकिन मम्मी के पास ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि उन्होंने कुछ गलत किया। उन्होंने कभी सपोर्ट भी नहीं किया। सपोर्ट मतलब इन केस वो कैसे सपोर्ट कर सकती थी, बिकॉज़ उनके पास पैसे वगैरह भी नहीं हुआ करते थे और ना ही वो खुद अर्न करती थी, तो वो किस हिसाब से स्टैंड ले सकती थी मेरा। तो मम्मी लेकिन मेरे अब्बू को समझाया करती थी कि नहीं, पढ़ने दो, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है वो किसी की नौकरी करे, जॉब करे, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। हमने पढ़ा लिखा नहीं, हमें पता है क्या स्ट्रगल देखना पड़ता है। एक पेपर के लिए बैंक में किसी को बोलना पड़ता है कि यहाँ पर ये फिल कर दो, कि कहीं ऑफिस में गए, कहीं कुछ फॉर्म भरना है तो दूसरों को बोलना पड़ता था, कुछ चिट्ठी लिखाना है तो दूसरों को बोलना पड़ता था। तो हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो आगे हमें काम आएगा, और बच्चों की ज़िंदगी किसी के भरोसे नहीं रहेगी, वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकेंगे। तो मेरी मम्मी मेरे अब्बू को समझाया करती थी, लेकिन मेरे अब्बू समझते नहीं थे। उनके दिमाग में बस यही कचरा भरा हुआ था कि बच्चों को नहीं पढ़ाना है। और प्लस उनको ये भी बोला जाएगा था, हमको भी ऐसे समझाया जाता था हमारे अब्बू के साइड वाले, कि पढ़ लिख कर तुम लोग क्या ही करोगे, लड़कियां बिगड़ जाती हैं, और तुम अपने अब्बू का धंधा संभालो, गांव में जाके देखो, तुम अपना खेती बाड़ी करो। ऐसा हम लोगों को, मेरे अब्बू के साइड वाले हम लोगों को समझाया करते थे। लेकिन मैंने ठान लिया था, कोई कुछ भी बोले, मुझे पता है लोग किस हिसाब से बात कर रहे हैं। आज जो हम लोगों को समझाया करते थे वो अपने बच्चों को सोच रहे हैं हम पढ़ाएं, और हमको बोलते थे पढ़ाई मत किया करो। तो ये भी फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा गुनाह है। अगर आप किसी को सलाह भी दे रहे हो तो सही सलाह दो, उसे गुमराह मत करो, उसे गलत रास्ता मत दिखाओ, आपका इसका भी हिसाब होगा हश्र के दिन। तो ऐसा मेरा बैकग्राउंड था। एजुकेटेड नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट था, और है अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आगे भी रहे, आमीन। तो मैंने कैसे भी किया, मार खाया, ताने सुने, सब कुछ किया, लेकिन मैंने पढ़ाई, एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन हासिल की, जितना मेरे से हो सका। अल्लाह ने जितनी मुझे तौफीक दी, आज मैं इस लायक हूँ कि मैं एक अच्छी कंपनी में जॉब कर सकती हूँ, अच्छा पैकेज अर्न कर सकती हूँ, और चाहूँ तो मैं खुद का भी कुछ बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हूँ। मैंने जॉब वगैरह कभी सोचा ही नहीं कि मैं जॉब करूँगी। मेरे साथ वाले करते हैं जॉब, सारे भाई बहनों ने अच्छी एजुकेशन ली, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मेरे माँ बाप को इसका अज़र देगा, और उन्होंने अपना हक़ अच्छे से अदा किया, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देके। ये होती है असली जागीर, असली दौलत हमने जो अपने बच्चों को देनी है। ये नहीं होता है कि हमने प्रॉपर्टी बना ली है इतनी, ये इसके नाम होगी, वो उसके नाम होगी, आगे चल के किसने कब क्या देखा है। तुम अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करो आज, कल वो खुद तुमको मिल जाएगा डबल टिपल करके उसका।
तुमको आज इन्वेस्ट ही नहीं करना है अपने बच्चों के ऊपर और कल का सोच रहे हो कि कल हम उसको प्रॉपर्टी बना कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता। ये सेल्फिश हो गया और अपने बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो गई। अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है, और उसे स्किलफुल बनाओ, उसे हुनर सिखाओ। एजुकेशन मेक द मैन, ऐसा एक कहावत है इंग्लिश में, लेकिन आजकल ऐसा भी हो गया है एजुकेटेड लोग भी गंवार हो गए हैं। एजुकेशन बस नाम का हो गया है, लोग एजुकेटेड होते हुए भी गंवारपन के काम करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हो गए हैं कि जो अनएजुकेटेड हैं वो उनमें इतनी सलाहियत होती है, इतनी समझदारी होती है कि जो एक एजुकेटेड बंदे में भी ना हो। लेकिन हम ये नहीं, नेगेटिव पर्पस नहीं देखना चाहिए, हर किसी का हम लोग नेगेटिव साइड नहीं देखें, उन्हें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। आजकल मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स में पढ़ने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उनको पढ़ना ही नहीं है। वो लोग बोलते हैं पढ़ के करेंगे क्या, मेरे फादर का बिज़नेस है, हम लोग देख लेंगे, हमारे पास इतना पैसा है, हम लोग ज़िंदगी गुजार लेंगे। अरे यार, ये ज़िंदगी गुजारने के लिए मनी इज़ नॉट इनफ। आप लोगों को पैसा तो चाहिए ही, पैसा इज़ नेसेसिटी, बट आप लोगों के पास एक, यार मैं कैसे समझाऊँ, एजुकेशन होना, नॉलेज होना, स्किल होना, पावर होना। एजुकेशन इज़ अ पावर, यू कैन से दैट, या एजुकेशन इज़ अ पावर एक इंसान को ज़ीरो से हीरो बना देती है। पहले के टाइम पे औरतों को कमज़ोर क्यों समझा जाता था, कभी इस बारे में सोचा है? क्योंकि औरतों के पास ना ही एजुकेशन लेने का हक था और ना ही उन्हें कमाने का, ना ही उनके पास पैसे हुआ करते थे। तो इसलिए जब औरतों से पैसा और पावर, एजुकेशन की पावर हटा लो किसी भी इंसान से, तो वो ऑटोमेटिकली कमज़ोर हो जाएगा। तो पहले ये हक और आज़ादी नहीं थी औरतों को भी इल्म हासिल करने की, लेकिन ये एक हिसाब से बहुत गलत था, बहुत ज़्यादा गलत था। लेकिन वुमेन एजुकेशन के लिए भी हमारी इंडिया की लेडी ने आवाज़ उठाई, जैसे सावित्रीबाई फुले हो गए और बेगम ज़फ़र अली, और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने कैंपेन चलाई, मुहिम चलाई कि नहीं, औरतों को भी एजुकेशन मिलना चाहिए, ये उनका राइट्स है, ये उनका पैदाइशी हक है और अल्लाह ताला ने सबको इक्वल रखा है, एजुकेशन लेना उनका हक है। लेकिन ये लोग समझते नहीं थे, लड़कियों को कमज़ोर बनाने की, लड़कियों को बेचारा बनाने की उन्हें एजुकेशन से दूर रखा जाता था, उन्हें नॉलेज से दूर रखा जाता था। तो यही थिंकिंग चले आ रही थी, अभी भी बहुत से लोगों में है ये थिंकिंग। और तो अल्लाह ताला ने अगर हमें तौफीक दी है तो हम दूसरों तक इल्म पहुँचाएँ, इल्म की रोशनी पहुँचाएँ और इस काबिल बने कि हम अपने औलादों को और अपनी नस्लों को अच्छी एजुकेशन दे सकें। ठीक है, पॉजिटिव एजुकेशन, ऐसे नहीं कि एज निगेटिव थिंकिंग तुम घर में परवरिश अलग कर रहे हो और स्कूल में भेज रहे हो, दिन रात हाई फाई स्कूलों में लाखों की फ़ीस है जिसकी वहाँ भेज रहे हो और घर में कुछ उनको सिखाई नहीं रहे हो, घर में कोई तरबियत ही नहीं है, कोई स्किल नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोई मतलब का नहीं वो एजुकेशन का गठरा लेके वो फेंक देगा उठा के। जब किसी महफिल में वो 2 लफ्ज़ बोलेगा तो तरबियत वहाँ पे उसकी दिख जाएगी। तो ठीक है, ये सब हो गया एजुकेशन के बारे में। प्लीज़ बोर मत होइएगा, आपको बहुत सारी ये ना जो हम बात करते हैं, जो हम रियलिटी के बेस पर हमें बात करना चाहिए, ये कोई बात करता ही नहीं है। हमारे पॉलिटिशियन से हम कोई उम्मीद कर ही नहीं सकते कि ये लोग कभी एजुकेशन के ऊपर फोकस करेंगे या एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देंगे, कभी नहीं हम लोग कर सकते। और ना ही वो लोग कभी ऐसे मुद्दे उठाएंगे जो कॉमन पीपल के लिए, भलाई के लिए हैं। तो हमें ही ये बात करनी पड़ेगी और हमें ही सोचना पड़ेगा एक दूसरे के लिए। लोग इतने प्रॉब्लम में चल रहे हैं, प्रॉब्लमेटिकली उनकी लाइफ हो जाती है अननेसेसरली छोटी सी बातों को लेकर। तो ना ये सारी चीज़ें डिस्कस करो, एक दूसरे से डिस्कस करने से प्रॉब्लमें सॉल्व होती हैं। तो ठीक है, डिस्कशन के बारे में इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी इंशाल्लाह। मेंटल हेल्थ क्या होती है, मेंटल हेल्थ और लोगों के साथ डील करना, नेगेटिव पीपल के साथ कैसे डील किया जाए, जो लोग अच्छे माहौल को बुरे माहौल में तब्दील करने का हुनर रखते हैं, जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, उनसे हम कैसे डील करें, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह आगे की वीडियो में। आप जुड़े रहिए, मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं आप अगर देखो, अगर सोचो तो आपको बहुत कुछ उसमें से सीख सकते हो। ये सब रियलिटी बेस पर है, कुछ भी फेक नहीं है, कुछ भी झूठ नहीं है, कुछ भी हाई फाई बातें नहीं है और किसी की सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। जो कुछ है सब रियलिटी पे बेस है। और अगर मैं झूठी वीडियो बनाऊंगी भी तो मुझे उससे अर्न करके करना ही क्या है, मैं कितने दिन खाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे झूठी फेक वीडियो बना के पैसे अर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने हमें बहुत अता किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है।
और हमें जायज़ कमाई चाहिए, हराम की कमाई नहीं चाहिए। और क्योंकि मैं एक दिन मर कर चले जाऊँगी इस दुनिया से और ये मेरी वीडियो चलते रहेंगी और लोग इसको देखकर अगर नेगेटिव में लेकर वो अपनी ज़िंदगी ख़राब करते हैं तो इसका गुनाह मुझे मिलता रहेगा। तो मैं नहीं चाहूँगी ऐसा कुछ हो, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी और बोलती भी नहीं हूँ, मैं ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे अल्लाह से डर है, इंसानों से डर नहीं। जो इंसानों से डरता है वो झूठ बोलता है, अल्लाह से डरने वाला कभी झूठ नहीं बोलता। और बोलना भी नहीं चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है, सच बोलो ना, सच का सामना करो। तो अभी रिसेंटली मैं बताती हूँ क्या हुआ। अच्छा नहीं लग रहा है मुझे सुन के, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ था। 2 दिन मैंने बोला उनको कि आप है ना केस कर दो डायरेक्टली पुलिस में जाकर, लेकिन वो थोड़ा फाइनेंशियली वीक है। उनकी इंगेजमेंट हो चुकी थी, शादी वगैरह की डेट वगैरह फ़िक्स हो चुकी थी और उनके घर में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, मतलब इमोशनली थोड़ा उनके घर में प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से उनके जो स्पाउस है, जो उनके इन लॉज है, वहाँ पर इन लोगों ने बात किया कि, और वो लड़की थोड़ी अनएजुकेटेड है, पढ़ी लिखी नहीं है। वो एक इन लड़कियों में कमी आ जाती है, जब पढ़े लिखे ना हो और हमारे पास कुछ पावर ना हो तो थोड़ी सी ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कमी है, वो एक फ़ील आ जाता है। तो उनकी इंगेजमेंट हो गई, शादी वगैरह की डेट फिक्स हो गई और सारी बातें तय हो गई कि हाँ ठीक है, हमें शादी में ऐसा ऐसा चाहिए, तुम कुछ भी मत दो। लड़के वालों ने बोला लड़की को कि तुम कुछ भी मत दो। अब लड़कों वालों का मुझे बैकग्राउंड पता नहीं है कैसे थे, बट लड़की वाले तो ठीक है, इतने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। कुछ ऐसा भी नहीं है कि वो जॉब करके कुछ कमा सकती, ना ही कुछ स्किल है और ना ही कुछ ऐसा है कि छोड़ो जाने दो, ये रिश्ता गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत रिश्तों की लाइन लगी है, मैं क्यों किसी के ऊपर डिपेंड रहूं और मुझे इतना टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसा भी नहीं है, उनको कबूल थी। और जो ये लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी बॉयज़ लोगों से, मतलब इन लॉज से, वो उनको कबूल थी। सब कुछ होने के बाद और जस्ट शादी के अभी 10 डेज़ ही बाकी हैं, 10 डेज़ या लेस देन दैट। तो उसके बाद ये लोग, जो लड़के लोग हैं, वो अलग अलग डिमांड करने लगे कि हमें 1 लाख रुपीज़ चाहिए, हमें डीजे के साथ बारात लेकर आएंगे और पता नहीं क्या क्या। वो लड़की ने जो मुझे बताया मैं वही बता रही हूँ। तो ये लोगों ने बोला नहीं, हमारे घर का भी माहौल ऐसा नहीं है कि हम लोग खुशियाँ मना सकें और डीजे वगैरह करें। बाकी पैसे की बात रही तो हम लोग पैसे दे देंगे, ये बात हो गई। तो लड़के वाले बोलते नहीं, हम डीजे लाएंगे, हमें डीजे चाहिए। पहले ही बात हो चुकी थी कि ये सब नहीं रहेगा तो भी चल जाएगा। तो वो लड़की के फादर बोले ठीक है, तुम डीजे अपने दरवाजे पे बजा लो, लेकिन हमारे घर पे फ़िलहाल हम लोग अभी नहीं कर सकते हैं ये सब। तो वो लोग बोले कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम शादी नहीं करेंगे। और आखिरकार यही हुआ कि वो लड़की की शादी टूट गई। 8 दिन बाकी थे उसके और वो लड़की की शादी टूट गई। वो लड़की को थोड़ा टेंशन आया, इतना टेंशन आया कि वो डिप्रेशन में चले गई। अब मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है। पहली बात तो वो सबसे मिलजुल कर हो गई थी, हम लोगों ने थोड़ी इमदाद भी कर दी थी जितना हम लोगों से हो सका कि चलो लड़की की शादी है, अच्छे से होनी चाहिए। तो बाद में पता चलता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। मुझे अफसोस हुआ, मैंने फ़ोन करके पूछा तो उसने बोला हाँ ये सच है। फिर मैंने बोला कि आपको ना कंप्लेंट कर देनी चाहिए लड़के के ख़िलाफ़, ये लोगों ने दगाबाजी की, धोखा दिया है, हमारा इतना खर्चा हो गया। तो बोले नहीं दीदी, अगर मैं करूँगी तो मेरा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, मेरे माँ बाप भी नहीं सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जिनके पास थोड़ी पावर होती है और पुलिस भी उन्हीं की सुनती है, तो बोलती कोई नहीं सुनेगा हमारा और हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और उसने नहीं कंप्लेंट की। मैंने बोला नहीं, तुम्हें जाके स्टैंड लो, कंप्लेंट करो, चाहिए तो मैं भी आती हूँ। तो बोलती नहीं, तुम अकेले आके क्या करोगे जब मेरे माँ बाप ही मेरा साथ देने को तैयार नहीं है। तो ऐसा होता है ना कि अगर ठीक है, और ऐसा हुआ ना फ्रेंड्स कि जिस दिन इसकी शादी वो लड़के से फिक्स थी, वो लड़के की शादी उसी दिन हुई किसी और लड़की से। कितनी बेगैरती की बात है ये, कितनी अफसोस की बात है कि वो इंसान में ज़रा भी गैरत नहीं है, ज़रा भी गैरतमंदी नहीं है कि हम लोगों ने ज़बान दे दी है, हम लोगों ने सब कुछ, सारे वादे हो गए हैं, सब कुछ तैयारियां हो गई हैं निकाह की, लेकिन हम लोगों ने उसको एंड टाइम पे धोखा दे के दूसरी लड़के से शादी कर लिया। अब उनका पहले से प्लान रहा होगा, जो कुछ भी रहा होगा, अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह बेहतर फैसला करने वाला है। ये लोगों ने सब्र कर लिया कि चलो जो कुछ भी हुआ हम सब्र कर लेते। वो लोग ने कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। अल्लाह इन्हें ये सब्र का अजर ज़रूर देगा और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र करने का फल मिलता है गाइस, मिलता है। आप सब्र करके देखो, लेकिन सब्र करना ईजी नहीं है, इतना आसान नहीं है सब्र करना।
लेकिन जिसने कर लिया अल्लाह उसके कदमों तले दुनिया लाकर रख देता है, ठीक है। तो ये हुई बात और वो लड़की डिप्रेशन में चली गई। मैंने उसको बोला अरे तू वो मिलना जुलना सबसे बंद कर दी और बस सोचते रहती थी कि ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे कि ये हो गया, ऐसी बात हो गई। तो मैंने बोला गलती तेरी नहीं है और तू लोगों से नहीं मिल रही है, ये तूने कुछ थोड़ी ना गलत किया है जो लोगों से मिलना जुलना बंद कर दी। तो बोलती नहीं दीदी, सब लोग यही बोलेंगे कुछ कमी मेरे अंदर रही होगी जब भी वो रिश्ता टूट गया। मैंने बोला अरे यार, इसमें तुझे सोचने की, तुझे अपने अंदर कमी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जिसने गलत किया है वो उसका भुगतान भुगतेगा। तो मेरा ये स्टोरी बताने का ये मुद्दा था कि वो लड़की एक तो अपने आप को सोच रही है कि मैं कुछ कमाती नहीं हूँ और मैं अपने माँ बाप पर बोझ बनी बैठी हूँ और मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे मेरे माँ बाप ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, जो कुछ भी उनके साथ हुआ होगा, उनका पास्ट जो कुछ भी रहा होगा वो तो हो गया। लेकिन वो लड़की को इस बात की कमी लग रही थी कि एक तो मेरे अंदर कोई हुनर नहीं है और ना ही मैं पढ़ी लिखी हूँ, ना ही मेरे पास इतनी कमा सकती हूँ कि मैं अपना खुद का खर्चा उठा सकती हूँ। तो मेरा ये रिश्ता टूट गया, अब मैं क्या करूँगी, मुझे कौन पूछेगा। और ऐसा भी होता है ना गाइज़, ये जो हमारा माहौल है, सोसाइटी है, अगर रिश्ता टूट गया तो एक धब्बा लग जाता है कि कुछ प्रॉब्लम लड़की में होगी या कुछ हुआ होगा जब भी इनका रिश्ता टूट गया। ये सामाजिक इलनेस है, लोगों की ये सोच है। तो वो भी सोचती थी और डिप्रेशन में चली गई थी। तो मैंने उसे समझाया अरे ये जो सोच है, अब बोझ, हम अपना बोझ दूसरे पे क्यों डालें, ये अच्छी सोच है। ये बोझ को खुद ही उठाना सीखो और इतने काबिल बनो कि अपना बोझ खुद उठा सको, दूसरे के ऊपर ना थोप दो कि आप अपनी हर जिम्मेदारियाँ दूसरे के ऊपर थोप रहे हो और उनको मजबूर होना पड़ रहा है आपकी जिम्मेदारियाँ उठाने के लिए। तो ये कोई भी कहीं से भी कोई एंगल से अच्छी बात नहीं है। इस काबिल बनो कि अपना बोझ खुद उठा सको, अपनी जनरेशन का बोझ खुद उठा सको, दूसरों पे बिल्कुल मत मलो।